morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to Priyag ITI channel. हम लोग आज इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेट, एसी सर्किट, डीसी सर्किट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मैग्नेट जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसको हम खुद बनाते हैं। जैसे किसी भी कंडक्टर लेंगे, कोई भी कॉइल लेंगे और उस पर तार लपेट देंगे। जब किसी भी सोलेनाइड पर तार लपेट दिया जाएगा और उसमें धारा प्रवाहित कराई जाएगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। ठीक है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसको हम चाहे कितने भी पार्ट्स में काट लें। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक नेचुरल मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। चाहे हम इसको कितने भी पार्ट्स में काट दें, ये हर पार्ट्स में नॉर्थ साउथ, इसके सारे पार्ट्स में इस तरह से नॉर्थ साउथ पोल बनता जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसे बीच से कट कर दिए तो ये नॉर्थ अलग हो साउथ अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे फिर से एक साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट में कभी भी इलेक्ट्रोनिज्म या कभी भी चुंबकत्व का गुण जो होता है वो समाप्त नहीं होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हम धारा को हटा लेंगे यानी कि करंट को हटा लेंगे तो उसमें से मैग्नेट का गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और इसमें से चुंबकत्व का गुण कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं यानी मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से इस तरह से निकलती हैं और साउथ की ओर जाती हैं, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की ओर जाएंगी, ये मैग्नेट का गुण होता है। उसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूला है, हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले बस थोड़ा सा चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह बता दे रही हूँ जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए। सबसे पहले हमारा आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? फाई से, और इसको प्रदर्शित करते हैं बी से। ठीक है, ये क्या है? हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू फाई अपॉन में ए। B इज इक्वल टू क्या होता है? फाई अपॉन में ए। फाई क्या है? इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गई? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि फाई, और फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए। ठीक है, बी इंटू ए, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई यहाँ पे? वेबर। ये दो चीजें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एमएमएफ। एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। एमएमएफ का फॉर्मूला तीन होते हैं, एक होता है N इंटू आई, H इंटू एल, N इंटू आई होता है, और एक H इंटू एल होता है, और एक होता है B इंटू ए, और एक होता है फाई इंटू एस। ठीक है, इतने फॉर्मूले होते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है? करंट, B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, A क्या है? मीटर स्क्वायर, ये क्या है? फ्लक्स है, और ये क्या है? S को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे? तो ये हो गया एमएमएफ का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के ये चार फॉर्मूले होते हैं, N इंटू आई, H इंटू एल, B इंटू ए, फाई इंटू एस।
अब देखिए यूनिट हम किस तरह से निकालते हैं। अगर हम यूनिट निकालेंगे तो MMF इज इक्वल टू होता है फाई इंटू एस। ठीक है, क्या होता है फाई इंटू एस। फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं वेबर। फाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग वेबर। एक सेकंड, ये क्या हो गया हमारा फाई इंटू एस हो गया। इसकी यूनिट क्या हो गई एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न क्या यूनिट हो गई एम्पियर टर्न। किसकी यूनिट एमएमएफ की यूनिट। तो आपको याद करना है कि एमएमएफ के चार फॉर्मूले में एक हो गया एम इंटू आई, एक हो गया एच इंटू एल, बी इंटू ए और फाइव इंटू एस। एस क्या है यहाँ पे रिलक्टेंस है। ठीक है, ये एमएमएफ की यूनिट क्या हो गई एम्पियर टर्न। इसी को हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं टेस्ला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं टेस्ला। अगर टेस्ला भी लिखा रहेगा तो वो भी सही है। नेक्स्ट है हमारा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं एस से। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो कि धारा के प्रवाह होने में विरोध उत्पन्न करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है जो कि विरोध पैदा करता है। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं एस से। तो आपको एस से यहाँ पे दो फॉर्मूले मिलेंगे। एक तो देखिए एमएमएफ इज इक्वल टू होता है फाइव इंटू एस। तो हम यहाँ से एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं एमएमएफ अपॉन में फाइव, और एमएमएफ की यूनिट क्या हो गई एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न और फाइव की यूनिट क्या हो गई वेबर। तो यूनिट क्या आया ये आ गया। एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वन अपॉन में, दूसरा फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू एल अपॉन में ए। एस इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू एल अपॉन में ए। तो इसकी यूनिट क्या हुई एम्पियर टर्न पर वेबर, या फिर हम टेस्ला पर वेबर भी इसको कहते हैं। ठीक है, एम्पियर टर्न वेबर और या फिर टेस्ला। एम्पियर टर्न को क्या कहते हैं टेस्ला, और टेस्ला पर वेबर भी कह सकते हैं। तो ये चार चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, और बी इज इक्वल टू होता है फाई अपॉन में ए। यूनिट क्या हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। एमएमएफ हो गया, एमएमएफ के चार फॉर्मूले में एक हुआ एन इंटू आई, एच इंटू एल, बी इंटू ए और फाइव इंटू एस। एमएमएफ की यूनिट क्या हो गई एम्पियर पर टन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं टेस्ला भी कहते हैं। इसी तरह हो गया हमारा रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस को एस से प्रदर्शित करते हैं। एमएमएफ इज इक्वल टू होता है फाइव इंटू एस। तो एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एमएमएफ अपॉन में फाइव। एमएमएफ क्या है एम्पियर टर्न पर वेबर, और रिलक्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है एस इज इक्वल टू वन अपॉन में म्यू नॉट म्यू आर एल अपॉन में ए। इसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर टर्न पर वेबर भी होती है, और एम्पियर टर्न को हम टेस्ला भी लिखते हैं, तो टेस्ला पर वेबर भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल तीन हो गए, एक फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण बहुत ही अधिक होता है। जैसे म्यू आर इज ग्रेटर देन 1,
ठीक है, मतलब 1 से इसका मान बहुत ही अधिक होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिसमें म्यू आर 1 इज ग्रेटर देन म्यू आर, 1 इज ग्रेटर देन म्यू आर, मतलब इसका मान बहुत ही 1 से कम ही होगा। जैसे पेपर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये सारी चीजें किस में आएंगी, डाईमैग्नेटिक मटेरियल में आएंगी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें म्यू आर का मान बहुत 1 से बहुत ही अधिक होगा, वो हो गया हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जिसमें म्यू आर 1 से अधिक होगा, मतलब फेरो से कम लेकिन म्यू आर थोड़ा सा ज्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल वो हुआ जिसमें बिल्कुल भी चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, इसमें 1 इज म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। छड़ चुंबक, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। चुंबकीय, मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए कोई सोलेनाइड है और सोलेनाइड पे हमने यहाँ पर वायर लपेट दिया है और इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम करंट फ्लो कराते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। मतलब इसके अंदर मैग्नेटिज्म का गुण आ जाएगा, और जैसे ही हम इस धारा को हटा लेंगे ये अपने मैग्नेटिज्म के गुण को खो देगा। और नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग पहले लेडस्टोन भी कहते थे, जैसे कि हमारा कार्बन स्टील हो गया, एल्किनो हो गया, एल्किनेट्स हो गया, ये सारी चीजें किस में आएंगी, नेचुरल मैग्नेट में आएंगी। तो छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ऑप्शन ए है हमारे पास साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन बी है नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन सी है साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि चुंबक की ये क्वालिटी होती है या विशेषता होती है कि इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। दोनों की ध्रुवता जो होती है वो समान होती है। कभी भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चलेंगी तो वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ आएंगी, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, इनका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। उसके बाद अगर कोई भी चुंबक है, अगर हम उसको स्वतंत्र अवस्था में धागे में बांधकर लटका देंगे तो उसका एक पोल नॉर्थ के साउथ और दूसरा पोल साउथ के साइड ही जाएगा। ठीक है, तीसरी विशेषता ये है कि चुंबक के चाहे हम कितने भी छोटे छोटे पीस कर ले, ऐसे ऐसे काटे, सारे पीस में दो ही पोल बनेंगे, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। मतलब कि हम इसे
अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कोई भी पीस हो उसमें दो पोल होने ही होने, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। अगर हम नॉर्थ से नॉर्थ साउथ को मिलाते हैं, जैसे अगर कोई भी दो चुंबक रखेंगे, दो मैग्नेट रखेंगे, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नॉर्थ है और एक साउथ है, और यहाँ पे भी हमने एक मैग्नेट रखा है, ये भी नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दोनों आपस में नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेंगे, मतलब कि प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन का गुण होगा। नॉर्थ साउथ मिलेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर साउथ साउथ मिलेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब अगर सेम पोल रहेगा तो वहां पे रिपल्सन होगा, और अगर अलग अलग पोल रहेगा तो वहां पर अट्रैक्शन होगा। नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ मिलेंगे तो वहां पे रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, छह चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ये तो अभी मैंने आपको बताया, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी है एम्पियर टर्न पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है वेबर। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से, और फाई की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। अगर चुंबक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करेगा तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। एम्पियर टर्न की बात करेगा तो किसकी होती है, एमएमएफ की होती है। ये किसकी है, एमएमएफ की है। इसमें यूनिट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन स्टील, ऑप्शन ए है कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है एल्किनो, और ऑप्शन सी है हमारे पास ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे तो ये तीनों ही है, कार्बन स्टील भी है, एल्किनो भी है और एल्किनेक्स भी है, मतलब कि ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। कितना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है।
मतलब कि किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहा है। और मैग्नेटिक सर्किट में पूछ क्या रहा है आपसे कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो कि किसका विरोध करता है, धारा के प्रवाह होने का विरोध करता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में कौन प्रतिरोध के जैसे विरोध उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास एमएमएफ, ऑप्शन बी है रिलक्टेंस, ऑप्शन बी क्या है, रिलक्टेंस, ऑप्शन सी है फ्लक्स, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो प्रतिरोध के अनुरूप कार्य करता है, मतलब कि कौन विरोध पैदा करता है, विरोध कौन करता है, रिलक्टेंस करता है। ठीक है, जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए है हमारे पास कार्बन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है इसमें से, एल्यूमिनियम। अनुचुंबकीय का मतलब क्या है, जिसका म्यू आर का मान इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि 1 से बहुत अधिक मान रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ इन तीनों में से कौन सा है, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के ध्रुवों का ऑप्शन ए है हमारे पास ध्रुवों का सामर्थ्य समान होता है। ऑप्शन बी है चुंबकीय ध्रुवों का सामर्थ्य अधिक हो, मतलब कि एक पोल पे अधिक और दूसरे पोल पे कम, या फिर दूसरे पोल पे अधिक पहले पोल पे कम, अधिक होता है। ऑप्शन सी है कम होता है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो चुंबक के ध्रुवों को चाहे जितने भी पार्ट्स में हम काटेंगे उसमें दो पोल बनेंगे ही, नॉर्थ और साउथ, और दोनों का ध्रुव सामर्थ्य जो होगा वो समान होगा। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज नियम पालन करता है। लेंज नियम पालन करता है। ऑप्शन ए है फैराडेज लॉ, लेंज नियम पालन करता है एनर्जी ऑप्शन बी है
द्रव्य संरक्षण, ऑप्शन सी है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले ये कि लेंज नियम कौन सा नियम पालन करता है? लेंज नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करता है। लेंज नियम होता क्या है? देखिए, लेंज नियम वो नियम होता है जो ईएमएफ और धारा सदैव उसमें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है। मतलब लेंज ने बताया कि लेंज का नियम वो नियम होता है जो प्रेरित ईएमएफ और धारा उसमें बहने वाली, उसमें स्वयं उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंज नियम कहते हैं। और ये किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने ही कारण का विरोध उत्पन्न करती है, उसको हम लोग कहते हैं लेंज नियम। निम्न में से स्थायी मैग्नेट का उपयोग नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से स्थायी मैग्नेट का उपयोग नहीं है। निम्न में से स्थायी मैग्नेट का उपयोग नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी है डायनेमो, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है मोटर। तो स्थायी मैग्नेट का उपयोग नहीं, मतलब स्थायी मैग्नेट से हम क्या क्या बना सकते हैं? लाउड स्पीकर बना सकते हैं, डायनेमो भी बना सकते हैं और मोटर भी बना सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। स्थायी मैग्नेट का उपयोग नहीं है, कौन सा आंसर होगा? ट्रांसफार्मर होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।